बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अब पढ़ेंगे कहानी नंबर 27 जो कि है द एंट एंड द ग्रास हॉपर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आए होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये कहानी। और कहानी की जो हेडिंग है वो है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट का मतलब होता है चूटी एंड ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डी। ओके गाइस, तो कहानी स्टार्ट होती है। One cold, frosty day in the middle of winter, a colony of ants was busy drying out some grains of corn which had grown damp during wet autumn weather. तो ये आपका पूरा जुमला है जो कि कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, और मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ओके, वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, फ्रॉस्टी का मतलब जम जाने वाला, यानी एक बहुत ठंडे दिन। वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे कि एक सख्त ठंडी के दिन, इन द मिडिल ऑफ विंटर सर्दी के बीच में, यानी बीच मरहले में सर्दी का मौसम पहुंच गया था, उसमें एक दिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ओके, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, इसको आप हम लोग क्या अक्सर पढ़ते हैं, कॉलोनी पढ़ते हैं, बट ये असल में कॉलोनी। ओके, कॉलोनी। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स वाज बिजी। ये आपका जुमला है जो कि है सिंपल जुमला है, असर्टिव जुमला, बयानी जुमला है कि अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। कॉलोनी का मतलब होता है नई बस्ती, या कॉलोनी उर्दू में कह सकते हैं कि चींटियों की एक कॉलोनी। ओके, उर्दू में कॉलोनी पढ़ेंगे बट इंग्लिश में कॉलोनी। ओके, थोड़ा सा चेंज करके। वाज बिजी, ये बस्ती बिजी थी, मशगूल थी, मसरूफ थी किसमें? ड्राइंग आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न। ड्राई आउट का मतलब था सुखाना, सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न का मतलब अनाज, और ग्रेन्स का मतलब दाना। ओके, तो कॉर्न में कई सारी चीज़ आ सकती है, आपका मकई भी आ सकता है, धान भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप इसको अनाज के माने में लेंगे। तो अनाज के दाने सुखा रही थी चूटियाँ, यानी चूटियों की बस्ती सुखा रही थी अनाज के दाने। विच हैड ग्रोन डैम ड्यूरिंग वेट ऑटम वेदर। ये असल में आपका जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट का जुमला है, और अफर्मेटिव है। विच आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। ग्रो डैम का मतलब होता है नम हो जाना। ओके, नम पड़ जाना। ग्रॉन ये थर्ड फॉर्म आया हुआ। तो विच हैड ग्रोन डैम का क्या मतलब होगा कि जो नर्म पड़ गया था, यानी जो दाने या जो अनाज नर्म पड़ गया था, ठीक है, रुतूबत आ गई थी उसमें। कब? ड्यूरिंग वेट ऑटम वेदर। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, वेदर का मतलब यानी ऑटम वेदर वही पतझड़ का मौसम, वेट का मतलब गीले। ओके, यानी गीले पतझड़ के मौसम के दौरान जो अनाज के दाने या जो अनाज नमी का शिकार हो गया था, जिसमें नमी आ गई थी, उसको वो लोग सुखा रही थी, यानी चूटियां या चूटियों की बस्ती सुखा रही थी। A grasshopper half dead with cold and hunger, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है। Came up to one of his ants, ठीक है, ये आपका वर्ब बन रहा है और ये आपका दीगे वर्ष में आ जाएगा। तो ग्रास हॉपर की एक टिड्डी, हाफ डेड आधा मरा हुआ, विद कोल्ड ठंडी, एंड हंगर भूख और ठंड से। तो एक टिड्डी जो कि आधा मर गया था, आधा मर चुका था, या आधा मरा हुआ टिड्डी भूख और ठंडी से। केम अप, कम अप का मतलब होता है किसी के पास आना। केम अप, वो आया कहाँ? टू वन ऑफ द एंड्स, एक चूटी के पास। चूटियों में से एक पास कहने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे कि एक चूटी के पास आया। ओके, प्लीज गिव मी अ ग्रेन और टू फ्रॉम योर स्टोर ऑफ कॉर्न टू सेव माई लाइफ, ही सेड फेंटली। तो ये आपका पूरा जुमला है, एक जुमला हुआ ये, और ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और ये आपका जो जुमला है ये आपका इंपरेटिव जुमला है। ओके, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही प्लीज आने की वजह से पता चल रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी आप इल्तमास कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं। तो प्लीज का मतलब बराए करम। गिव आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी का मतलब मुझे। गिव मी मुझे दे दो या मुझे दे दीजिए। अ ग्रेन एक दाना, और टू या दो, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये आपका दीगर वर्ष में आ जाएगा। फ्रॉम योर स्टोर, अपने ज़ख़ीरे में से, ऑफ कॉर्न यानी अनाज के, तो अपने अनाज के ज़ख़ीरे में से मुझे एक या दो दाने दे दो। टू सेव माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे दे दो अपने मकई, आप अनाज कर दीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, अनाज के गल्लों में से एक या दो दाना। ही सेड फेंटली, उसने आहिस्ता से कहा, यानी हल्की आवाज़ में कहा, हल्के से कहा।
तो ये आपका जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, से किसी का फॉर्म सेड आती है और फ्रेंटली ये आपका दिए वर्ड्स में आ जाएगा। वी वर्क डे एंड नाइट टू गेट दिस कॉर्न इन, ये आपका जुमला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर्क का मतलब होता है काम करना, डे एंड नाइट, वर्क डे एंड नाइट का मतलब दिन और रात काम करना, और टू गेट दिस कॉर्न इन ये आपका दिए वर्ड्स में आ जाएगा। तो वी वर्क डे एंड नाइट की हमने दिन और रात काम किए हैं, इसलिए टू गेट दिस कॉर्न इन, इस अनाज को पाने के लिए, इस अनाज को हासिल करने के लिए, ये इस अनाज को जमा करने के लिए भी आप कर सकते हैं, चूंकि ज़ख़ीरे में था तो वहाँ पर आप जमा करने के लिए भी आप कर सकते हैं। वाई शुड आई गिव इट टू यू, ये आपका जुमला हुआ आज द एंड क्रॉसली, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और ये जो आपका पूरा जुमला है ये आपका मॉडल में और इंट्रोगेटिव है। ओके, वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, शुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, गिव का मान होता है देना, इट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टू यू ये उसी से रिलेटेड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ये। तो वाई शुड आई गिव टू यू की मैं तुम्हें क्यों दूं इसे, ठीक है, या मैं तुम्हें ये क्यों दूं। यहाँ पर शुड का माना अगरचे चाहिए होता है, लेकिन एक इसका इस्तेमाल होता है मैं घर जाऊं, मैं खाना खाऊं, इस तरह का माना भी अदा करने के लिए हम लाते हैं। तो यहाँ पर शुड का जो इस्तेमाल हुआ इसी माने में हुआ है कि मैं तुम्हें क्यों दूं इसको। आज द एंड क्रॉसली आपका दूसरा जुमला है, द एंट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आस्क ये आपका वर्ब है, क्रॉसली आपके देवर्स में आ जाएगा। द एंट आस्क क्रॉसली की चूटी ने तिरछी नजर से कहा, यानी तिरछी नजर से देखते हुए कहा, यानी गुस्से से कहा, चूंकि इंसान गुस्सा होता है तो तिरछी नजर से ही देखता है ना, तो उस माने में है ये क्रॉसली का मतलब तिरछी नजर से देखना या गुस्से से देखना। उसके बाद वॉट एवर वर यू डूइंग ऑल लास्ट समर, ये आपका एक जुमला हुआ। व्हेन यू शुड हैव बीन गैदरिंग योर फूड, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और ये आपका जो जुमला है ये आपका जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें सवाल किया गया और इसमें पास्ट के बारे में बात की जा रही है और इसमें रहा वगैरह आया हो, जैसे कि वॉट एवर ये आपका क्वेश्चन वाला वर्ड बनना है, वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, डूइंग का मतलब होता करना आईएनजी के साथ चूंकि ये कंटिन्यूअस था, और ऑल ये यू ऑल था, ठीक है। लास्ट समर ये आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा। तो वॉट एवर व्हाट यू डूइंग ऑल लास्ट समर, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ या क्या कुछ, ओके, लेकिन यहाँ पर वॉट एवर का मतलब होगा ताकीद के लिए आया हुआ है। यू ऑल का मतलब तुम लोग, लास्ट समर का मतलब पिछली जो गर्मी गुजरी है, लास्ट का मतलब आखिरी नहीं होगा यहाँ पर, पिछला महीना यानी गर्मी का, तो लास्ट समर का मतलब होगा पिछला महीना, यानी पिछला जो गर्मी का महीना था, यानी पिछले गर्मी के मौसम में तुम लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पर इसका मतलब कर क्या रहे थे, यानी थोड़ा सा जोर दिया गया, ताकीद पाई गई, इसलिए यहाँ पर वॉट एवर इस्तेमाल हुआ, यानी तुम तमाम लोग या तुम सब लोग कर क्या रहे थे लास्ट समर पिछली गर्मी में या पिछले गर्मी के मौसम में, कब, व्हेन यू शुड हैव बीन गैदरिंग योर फूड, ये आपका जुमला है, क्वेश्चन में नहीं है ये जुमला आपका, यानी कि सिंपल है, इसमें सवाल नहीं किया गया ना नेगेटिव है। यहाँ पर जो आया हुआ क्वेश्चन मार्क इसके वजह से आया हुआ है, ठीक है, व्हाट एवर, ठीक है। तो ये जो जुमला है ये आपका मॉडल में है और इसमें परफेक्ट का माना पाया गया। व्हेन यू शुड हैव बीन गैदरिंग योर फूड, शुड हैव बीन का मतलब होगा कि कोई काम करना चाहिए होना, ठीक है। तो व्हेन यू शुड हैव बीन गैदरिंग योर फूड, उस गर्मी के मौसम में जबकि तुम्हें अपना खाना जमा करना चाहिए था, तो शुड हैव का मतलब होगा चाहिए था, ओके, या चाहिए होना था। तो तुम लोग उस पिछली गर्मी में या पिछली गर्मी के मौसम में कर क्या रहे थे जबकि तुम लोगों को अपना खाना जमा करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था, ओके। आगे क्या है, ओह आई डिडंट हैव टाइम फॉर थिंग्स लाइक दैट सेड द ग्रासहॉपर, ठीक, ये आपका एक जुमला हुआ और इसमें दो इससे ओह, अरे, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर थिंग लाइक दैट, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट नेगेटिव है, आई आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं की जैसा आया हुआ, हैव टाइम का मतलब होता टाइम होना, ओके। आई डिड नॉट हैव टाइम का मतलब होगा मेरे पास टाइम नहीं था, फॉर थिंग्स लाइक दैट इस तरह की चीज़ों के लिए, ओके, अरे मेरे पास इस तरह की चीज़ों के लिए वक्त नहीं था, ये आपका तर्जुमा हुआ। सेड द ग्रासहॉपर ये आपका एक जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, यानी ग्रासहॉपर सेड से किसी का फॉर्म सेड आती है, तो ग्रासहॉपर सेड यानी टिड्डी ने कहा। आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग टू कैरी कॉर्न अबाउट,
ये आपका जुमला है जो कि एसेटिव जुमला पास्ट में है। आई आपका सब्जेक्ट बनना, वाज फार टू बिजी, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, फार टू बिजी ये आपका प्रेडिकेट है, सिंगिंग टू कैरी कॉन अबाउट ये भी आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो आई वाज फार टू बिजी का मतलब होगा कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था सिंगिंग गाने में। आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग कि मैं गाने में इतना ज़्यादा बिजी था। टू कैरी कॉन अबाउट कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं नहीं ला सका अनाज को। कैरी का मतलब होता है लाद कर लाना। तो आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग कि मैं गाने में इस कदर मसरूफ़ था कि मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं अनाज जमा कर सकूं या मैं अनाज ला सकूं। ये तर्जुमा होगा इसका, ठीक है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूं कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूं, तो आप कैसे कहेंगे? आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू वर्क दिस, यानी मैं इतना थक गया हूं कि यह काम कर नहीं सकता हूं। तो यहाँ पर आई वॉज फार बिजी कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था। टू कैरी कॉन अबाउट कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं नहीं कर सकता था, यानी नहीं जमा कर सकता था दाना। तो यहाँ पर ये माना हुआ, अगरचे इसमें निगेटिव नहीं आया हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर होगा टू बिजी टू समथिंग। इसका मतलब होगा इतना ज़्यादा बिजी हो जाना कि आप कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये माना होगा और अक्सर इसके बाद नहीं कहीं तर्जुमा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था गाने में कि मेरे पास टाइम नहीं था या मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं अनाज लाद सकूं या जमा कर सकूं। द एंट लाफ्ड अनकाइंडली ये आपका एक जुमला हुआ। द एंट ये आपका सब्जेक्ट बनना, लाफ का मतलब होता है हंसना, अनकाइंडली ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। द एंट लाफ्ड अनकाइंडली का मतलब होगा कि छूटी बेदर्दी से हंसी। इन डेट केस इस सूरत में, ओके इस सूरत में, यू कैन सिंग ऑल विंटर ये आपका जुमला है जो कि मॉडल में सिंपल में यू आपका सब्जेक्ट है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंग वर्ब है, ऑल विंटर ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो यू कैन सिंग ऑल विंटर्स कि तुम पूरी ठंडी गा सकते हो, ठीक है। इन डेट केस इस हालत में, इस सूरत में तुम पूरी ठंडी गाना गा सकते हो। ही सेड उसने कहा, यानी एंड चोटी ने कहा। एंड विदाउट अनदर वर्ड, विदाउट अनदर वर्ड का मतलब दूसरा कुछ कहे बगैर। ही टर्न बैक टू हिज वर्क ये आपका जुमला है कि जो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट है। टर्न बैक का मतलब होता है वापस आना या मुड़ना। टू हिज वर्क अपने काम, तो ही टर्न बैक टू हिज वर्क का मतलब होगा लफ्जी कि वो अपने काम की तरफ मुड़ गई, वापस आ गई, यानी कि वो अपने काम में लग गई। तो दीगर कुछ कलिमात कहे बगैर वो अपने काम में लग गई, और दीगर कुछ कलिमात कहे बगैर वो अपने काम में लग गई, ओके। तो ये कहानी है और इस कहानी का तर्जुमा था। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा आपको समझ में आया होगा। इस कहानी में हमें क्या सबक मिल रहा है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इस्लाम टीचेज अस दैट वी शुड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट, ओके। ये आपका जुमला है, इस्लाम टीचेज अस ये आपका एक जुमला हुआ। वी शुड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ये पहला जुमला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। इस्लाम आपका सब्जेक्ट है। टीच का मतलब होता है तालीम देना। अस आपका ऑब्जेक्ट है। इस्लाम टीचेज अस का मतलब होगा इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम हमें तालीम देता है किस चीज़ की? डेट की। वी शुड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट ये आपका जुमला मॉडल में है, पॉजिटिव में है। वी आपका सब्जेक्ट है। शुड ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्प आपका वर्ब है। द लेस फॉर्चुनेट ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेस फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि छोटी किस्मत वाले, बदकिस्मत आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा मजबूर, ओके। लेस फॉर्चुनेट का मतलब होगा मजबूर, यानी फॉर्चुनेट लेस यानी जिनकी किस्मत नहीं होती, यानी मजबूर कह सकते हैं आप। तो वी शुड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट कि हमें मजबूर की मदद करनी चाहिए। तो इस्लाम हमें तालीम देता है, हमें सिखलाता है कि हमें मजबूर की मदद करनी चाहिए। बट इट ऑल्सो टीचेज अस ये भी आपका जुमला हुआ। डेट वी मस्ट वर्क हार्ड ये आपका दूसरा जुमला हुआ। एंड डू नॉट रिलाई ऑन काइंडनेस ऑफ अदर्स फॉर आवर डेली नीड्स ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ। बट लेकिन इट आल्सो टीचेज अस ये आपका जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ये आपका सब्जेक्ट बनना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जो कि फेल है, अस आपका ऑब्जेक्ट है। इट ऑल्सो, आल्सो नहीं होगा, ऑल्सो टीचेज अस कि हमें इस्लाम ये भी पढ़ाता है या हमें इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है, इस्लाम हमें ये भी सिखाता है डेट की वी मस्ट वर्क हार्ड ये आपका जुमला मॉडल में पॉजिटिव में। वी आपका सब्जेक्ट है। मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना। वी मस्ट वर्क हार्ड कि हमें मेहनत करनी चाहिए। एंड नॉट रिलाई ऑन द काइंडनेस ये आपका जो जुमला है, वी मस्ट नॉट रिलाई, ओके, इसी से जुड़ा हुआ है जो कि ये नेगेटिव में हो जाएगा। एंड नॉट रिलाई और हमें नहीं भरोसा करना चाहिए या मुझे हमें मुनहसर नहीं होना चाहिए ऑन द काइंडनेस ऑफ अदर्स दूसरों की रहमदिली पर, यानी दूसरों की करम फरमाई पर।
ठीक है, फॉर आवर डेली नीड्स, अपनी रोज़ाना की ज़रूरत के लिए। तो अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात के लिए हमें दूसरों के रहम करम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, रहम करम पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी में क्या अखलाकी पहलू है? इस कहानी में अखलाकी पहलू ये है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये असल कहानी। बाकी जो उसने ये कहा है कि हमें इस्लाम सिखाता है कि मदद करनी चाहिए, तो अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। लेकिन कहानी में जो असल अखलाकी पहलू नज़र आया है वो ये है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कब इंसान आपके साथ दगा कर जाए, धोखा कर जाए या वो मना कर दे, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और आज के वक्त में तो किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इंसान को आज के वक्त की अगर बात करें तो बदलने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती है। तो इसलिए आप किसी के भरोसे ना रहें, आप खुद से मेहनत करें और आप अपनी ज़िंदगी जिए। ख़ास तौर पर जो रोज़ाना की आपकी ज़रूरत है उसमें तो बिल्कुल भी दूसरों पर आप भरोसा ना करें, वरना फिर आपको मायूसी का शिकार होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आया होगी और सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, अल्फाज़ मानी आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपने कहानी को एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।